अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? चलें जी। अ, जैसे कि अब आप लोगों को पता है कि हमारे सिलेबस का जो ग्रेड नंबर सी है, दैट इज़ सोलली रिलेटेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस का जब आखिरी चैप्टर की बात करते हैं, वो किसके बारे में आता है? अपील्स के बारे में आता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अब आपका बेंचमार्क एरिया कौन सा होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। आपने स्प्रिंग 2022 से लेके ऑटम 2025 तक के सारे पास पेपर्स जो हैं वो आपने करने हैं, कोई पास पेपर आपने छोड़ना नहीं है। ये आपके बेंचमार्क है। जब आप इस पास पेपर से करेंगे अराउंड 2/22 के, 2/23 के, 2/24 के, 2/25 के 10 अटेम्प्ट्स के पास पेपर करेंगे, तो इन 10 अटेम्प्ट्स में आप देखेंगे आपको अपील के 2 से 3 क्वेश्चंस ही आए हैं। इसका मतलब ये एग्जामिनर के एंड के ऊपर सबसे कम जो एरिया टेस्ट हुआ है अभी तक वो अपील है। और अवाम जो है वो अपील को छोड़ जाती है, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है। हम इसको बहुत स्मार्ट वे में करेंगे, बहुत ही इंगेजिंग वे में इसको सॉल्व करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा। और इसमें से आपने मैं आपको एट द एंड इसकी समरी शीट दिखाऊंगा, आपने वो समरी शीट बस याद रखनी है। और आपके सॉरी, आपके पूरा नंबर जो है वो इसमें से आ जाएंगे। अब अपील्स का मतलब क्या है? हम अपील पढ़ते आए हैं भाई। जब हमने टैक्स ईयर पढ़ा था, तो टैक्स ईयर में जब आपको कमिश्नर ने आपके हक में फैसला नहीं दिया, आप अपील कर देंगे। आपको कोई भी ग्रीवेंसीज हैं, आप कहाँ जाएंगे? आप अपील में जाएंगे। अपील का मतलब क्या है कि आपके हक में फैसला नहीं आया और आपने क्या करना है, अब आपने उस फैसले के अगेंस्ट जाना है। आपको पसंद नहीं आया, वो अगेंस्ट कहाँ जा सकते हैं? आपको अगर लगता है आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपको प्रॉपर सुना नहीं गया या आपको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को देखते हैं। इस चैप्टर में चंद एक चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं और कुछ चीज़ें हैं जो रीड ओनली, जो आप यहाँ पे सुनेंगे। इसके अलावा आपको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो हम आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राउंड्स फॉर अपील क्या है, कि हम कब अपील में जाएंगे और कब हम अपील में नहीं जाएंगे। हम कब अपील में जाएंगे और कब हम अपील में नहीं जाएंगे। कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम अपील पे जा सकते हैं। एक असूल याद रखिएगा, अपील में जब भी आपने जाना है, आपका जो भी टैक्स ड्यू होगा, जो भी टैक्स आपका ड्यू होगा, आपने वो टैक्स पे करना है, फिर ही अपील में जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा कि भाई 1 करोड़ टैक्स पे कर दो, भाई आप चले गए अपील में, जी मुझे टैक्स पे नहीं करना, मुझे इस फैसले से खिलाफ है। आपको फैसले से खिलाफ है, आप उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करें, लेकिन आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो टैक्स पेयर को बिफोर अपील टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर ही आप क्या करेंगे, अपील में जाएंगे। अब अपील में जाने के सरकमस्टांसेस क्या हैं? कौन कौन से सरकमस्टांसेस जिसमें अपील में जा सकते हैं? आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गई है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो कमिश्नर था उसने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी, बट आपको पसंद नहीं आई, आपके कहीं ज्यादती हुई आपके साथ, या आपकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कर दी गई है, या कोई भी आपको ऐसा ऑर्डर पास किया गया है जिसमें आप पर्सनली लाइबल थे, हालांकि आप पर्सनल लाइबल नहीं थे। फॉर एग्जांपल आप विद होल्डिंग एजेंट है, आपका काम बस टैक्स कलेक्ट करना था और टैक्स कलेक्ट करके आगे पे करना था, लेकिन उसने आपको कहा नहीं भाई तुम्हारी गलती है, तुम पर्सनल लाइबल हो। अगर उसने कोई इस तरह का पंगा कर दिया है, आप कहते भाई ज्यादती हुई है मेरे साथ, आप क्या कर सकते हैं? आप अपील जो है वो कर सकते हैं। गलती से किसी बंदे को जो आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं था नॉन रेजिडेंट का, उसको आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बना दिया गया है। कोई ऑर्डर आपको इशू किया गया था और आपने कहा भाई इसमें सही कर दो, सही नहीं है, रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड थी या मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, उसने वो रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहा, मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, या कोई भी ऐसा काम है जिसमें से आपकी असेसमेंट कम होनी है, रिफंड मिलना है, वट जो भी सरकमस्टांसेस हैं, तो ये क्या होंगे, इनके अगेंस्ट आप क्या करेंगे? आप अपील में जाएंगे। क्या करेंगे? आप अपील में जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अपील में जो है, जहाँ पे भी अपील का जिक्र आएगा, अपील में दोनों लोग जा सकते हैं। अपील में जो टैक्स पेयर है, अगर उसके खिलाफ फैसला आया, वो भी अपील में हायर अथॉरिटीज़ के पास जो है वो जा सकता है कि भाई ये मेरे जाती हुई है। और दूसरा जो डिपार्टमेंट है, जो बोर्ड है, बोर्ड भी अपील में जा सकता है कि अगर बोर्ड के खिलाफ कोई फैसला आ गया और बोर्ड कहता है यार फैसला गलत है, ये फैसला ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उसके खिलाफ भी क्या हो सकता है, वो अपील में जा सकता है। तो इसका मतलब
अपील में बोर्ड भी जा सकता है और अपील में टैक्स पेयर भी जा सकता है। दोनों पार्टीज जो हैं वो पार्टीज टू अपील होंगी। डिपेंड करता है केस क्या है, सिनेरियो क्या है, कौन किसके अगेंस्ट जो है वो अपील में जाना चाहता है। अब हमारे पास अपील्स के फॉर्म क्या हैं। अब ये स्क्रीन जो है ना, ये बड़ी आपको इस वक्त हस्बे हाल लग रही है इन फॉर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले आपके पास है कमिश्नर इन अपील। पहला कौन है? कमिश्नर इन अपील। कि आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम है, छोटे मोटे मसले मसाइल सारे यहाँ पे तय करो, सारे यहाँ पे आपने हल करने हैं। उसके बाद है स्पेशलाइज फोरम्स, जिसमें आपके एपेलेट ट्राइब्यूनल्स आ जाते हैं, जिसको हम ATRs कह रहे होंगे। उसके बाद है आपके जुडिशल फोरम्स हैं, जिसमें हाई कोर्ट भी आ जाएगा, और जो लीगल मैटर्स हैं वो हम कहाँ करेंगे, वो हम सुप्रीम कोर्ट में तय कर रहे होंगे। और इसके अलावा एक आप कहते हैं कि हम इस चैनल में नहीं आ सकते, हम अलग आउट ऑफ वे सेटलमेंट बाहर डायर कर लेंगे, तो वो क्या होगा, आपका ADR कहलाएगा, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ADRCs अभी हम डिस्कस करेंगे वो। तो ये 4 फॉरम्स हैं, कमिश्नर, ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ADR। सर पेपर में ये रेलेवेंट है, पेपर में ये रेलेवेंट है, पेपर में ये रेलेवेंट है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई मजीद चीज़ जो है वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। जो याद करने वाली चीज़ें हैं हम उसकी बात जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्क्रीन ही आपको बता रही है। छोटा, पहले यहाँ ये टैक्स पेयर है, ये टैक्स पेयर है, ये पहले इसके पास जाएगा, नहीं इंसाफ मिला, इसके पास, इसके पास और इसके पास, यहाँ वो इसके पास जाए और कि यार हम साइडों साइड 12 बार ना सेटलमेंट कर लेते हैं। जो 12 बार सेटलमेंट है वो कहाँ जाएगी, आपकी ADR में जा रही होगी, जिसको हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है वो कह रहे होते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ रूलिंग, कि जो डिसीजन आएगा अपील का वो डिसीजन क्या हो सकता है। क्योंकि अब यहाँ पे आप जिस भी अथॉरिटी के पास गए हैं, आप जिस भी अथॉरिटी के पास गए हैं, वो अथॉरिटी क्या करती है, वो अथॉरिटी जो है वो अपना फैसला सुना देती है। अब वो फैसले किन तरह के होंगे, क्या तरीक़ेकार होगा फैसलों का, वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पर देखना। अब ये स्लाइड जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड हमें बताएगी कि किस तरह की आपके पास अपील्स है और क्या डिसीजन आ सकते हैं, वो हमने देखना है। तो देर आर 3 टाइप्स मोस्टली। एक तो कंफर्म और रिड्यूस है, ये डिसीजन है, फैसला है कि जो अथॉरिटी फैसला कर रही है, कंफर्म या रिड्यूस। मतलब जो टैक्स पेयर ने अपील की थी और हायर अथॉरिटी ने, कमिश्नर ने, ट्राइब्यूनल ने उसकी अपील जो है वो एक्सेप्ट कर ली है, मान ली है, तो कंफर्म हो गई। रिड्यूस हो सकती है कि उसने कुछ डिमांड की थी, पूरी नहीं मानी, लेकिन आपने क्या कर दी है, रिड्यूस कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर टैक्स की पेनल्टी लगी, मैंने जाके अपील दाखिल की, अपील मेरी एक्सेप्ट हो गई, मेरी पेनल्टी माफ़ नहीं की गई, 1 करोड़ थी, मुझे कर दी 10 लाख पे कर, रिड्यूस कर दी गई है। एनहेंस भी हो सकती है कि मैं नमाजें बख्शवाने गया था और रोज़े मेरे गले पड़ गए, भाई चित्र खाओ साइड दे आइयो। मैंने कहा भाई ये ज्यादती हुई मेरे साथ हुई है, 1 करोड़ है, कहा भाई 1 करोड़ है भी तो अगला करोड़ वो भी पै गया। तो वो क्या हो गया, इन्हेंस हो गई है। जब इन्हेंस की जाएगी तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब भी इन्हेंसमेंट होगी कि भाई आपने कहा था ये 100 रुपया गलत है, उन्हें 100 रुपया एक्स्ट्रा पा देता, तो भाईजान ये जब आपको एक्स्ट्रा पड़ा है, ऐसे नहीं डलेगा, आपको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बुलाएंगे, आपको कहेंगे बोलो पेंसिल, आप बोलोगे पेंसिल, कहेंगे भाई कैंसिल, आइयो नु पढ़ के ओट ठोको, तो वो इन्हेंस है। और थर्ड है एनलमेंट। एनलमेंट का मतलब होती है ख़त्म कर देना। क्या कर देना? ख़त्म कर देना। एनलमेंट कब होती है? एनलमेंट तब होती है जब फंडामेंटल लीगल एरर्स हों या प्रोसीजरल एरर्स हों, तब क्या होती है, आपकी एनलमेंट होती है। अब ये सवाल जो है ना, दिस आर द क्रिटिकल ग्राउंड्स फॉर एनलमेंट, कि कब आपकी अपील्स में जब आपने दाखिल की और उसका नतीजा जो है वो एनलमेंट में आ गया, तो ये ग्राउंड्स ऑफ एनलमेंट है। सबसे पहला कि आपको विदाउट जुरिस्डिक्शन आपको सर्व किया गया है या रॉन्गली सर्व किया गया है।
तो जुरिस्डिक्शन या सर्विस के फेलियर है। असेसमेंट वाइड है कि अगर आपको रॉन्ग ऑफिसर ने सर्व कर दिया या इम्प्रॉपरली सर्व कर दिया तो आपकी असेसमेंट क्या कंसीडर होगी, वाइड कंसीडर होगी, ख़त्म, नल कर दी रहेगी। थर्ड है एंटिटी एंड टाइमिंग एरर, के गलत बंदे को दे दिया और गलत टैक्सर का दे दिया। मतलब एक मिस्टर जमील था और आपने मिस्टर शकील को नोटिस दे दिया, नल हो जाएगा। या टैक्स ईयर टाइम बार्ड हो गया था, भाई आप पिछले 5 साल नोटिस इशू कर सकते थे, आपने उसको 8 साल नोटिस इशू कर दिया, क्या हो गया, अनल हो गया। उसके बाद है एग्जामिशंस, या उसके पास क्या था, यहाँ टाइम बार्ड हो गया। उस बंदे ने वो रिस्पेक्टिव इनकम एग्जाम थी, फॉर एग्जांपल एक नॉन रेजिडेंट था, वो आया, उसने यहाँ पे रॉयल्टी कमाई और उसने यहाँ पे उस रॉयल्टी की एग्जामिशन ली हुई थी, उसके पास एग्जामिशन सर्टिफिकेट था और आपने फिर भी क्या कर दिया, उसको आपने नोटिस भेजा कि हम आपकी रॉयल्टी के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो उसके पास एग्जामिशन थी, उसका सर्टिफिकेट था, तो क्या होगा, ये अनल हो जाएगी। या फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आप प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करते हैं, 6 साल के बाद आपने प्लॉट डिस्पोज किया, वो एग्जाम टैक्स लगेगा, और आपने प्लॉट को बेचा 8 साल होल्ड करके, तो वो टैक्सेबल हो गया, तो भाई टैक्सेबल हो गया तो वो नहीं है ना, आपने 8 साल के बाद बेचा है, एग्जाम्प्ट है, लेकिन आपको नोटिस आ गया भाई टैक्स पे करें, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्प्ट है, ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसके ऊपर उसने अगर नोटिस दे दिया तो नोटिस क्या हो जाएगा, अनल हो जाएगा। और आखिर पे टाइम बार्ड हो गया, तो मतलब टाइम ग्राउंड्स जो हैं वो गुजर चुके हुए थे, टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ था, तो ये क्या है, आपका जाएगा अनलमेंट के ऊपर। तो ये आपका एक सेपरेट क्वेश्चन है कि कैपिटल ग्राउंड्स बताएं, अनलमेंट कब होती है, कब हम उसको अनल नहीं कर रहे होते, ये हमने यहाँ पे देखना है। तो जुरिस्डिक्शनल एंड सर्विसेज फेलियर, एंटिटी एंड टाइमिंग एरर्स, एग्जाम्पशन एंड टाइम बार्ड, इसको आपने रीड आउट कर लेना है। तो अब हम चलते हैं आगे और अब हम देखेंगे अपील्स होनी कैसे है। पहले हम डिस्कस करेंगे अपील्स टू कमिश्नर जाएंगे, मतलब कमिश्नर इन अपील्स के पास जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे एटीआरस का प्रोसीजर, उसके बाद हम देख लेंगे एडीआरसी का प्रोसीजर क्या होता है, और पैरेलली हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट को भी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिस्कस आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपील्स टू कमिश्नर, कि आप कमिश्नर इन अपील्स के पास जा रहे हैं, इसके ऊपर कमिश्नर इन अपील्स के पास जा रहे हैं, यहाँ पे CIA आएगा। आपके पास 2 कमिश्नर होते हैं, एक होता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, एक होता है कमिश्नर इन अपील्स। इसने सारी की सारी आपकी असेसमेंट वगैरह की हैं, नोटिस इशू किए हैं, तमाम आपके मसले मसाइल ये हल कर रहा होता है। इसके ख़िलाफ़ आप कहाँ जाएंगे, कमिश्नर अपील के पास जाएंगे। ये अपील्स का जो फॉरम है, जो डिपार्टमेंट है, वो बोर्ड में अलग होता है, जो इनसे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो प्राइमरली हम किसके पास जाएंगे, कमिश्नर इन अपील्स के पास। कमिश्नर इन अपील्स के पास कौन सा बंदा जाएगा, रिमेंबर इसके पास हमेशा जो है वो टैक्स पेयर जाएगा। कौन जाएगा, हमेशा टैक्स पेयर जा रहा होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आपने कहाँ गए हैं, कमिश्नर इन अपील्स के पास गए हैं, तो उसके पास हमने क्या प्रोसेस है वो देखना है। सबसे पहले टाइम फ्रेम, आपको जब भी कोई ऑर्डर आ जाएगा, जो भी कोई फैसला आ जाएगा जिसके खिलाफ आपने अपील पे जाना है, तो टाइम क्या है, दैट इज़ 30 डेज। अपील मस्ट बी फाइल विद इन 30 डेज, अपील मस्ट बी फाइल विद इन 30 डेज। जिस दिन आपको ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर मिलने के बाद 30 दिन के अंदर क्या करनी है, आपने अपनी अपील जो है वो दाखिल करनी है। क्या करनी है, आपने 30 दिन के अंदर जो है वो अपनी अपील दाखिल करनी है, 30 दिन के अंदर, 30 डेज, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अपील दाखिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे, उसमें सबसे पहले जो होगा वो आपका अपील का फॉर्म होगा, रिस्पेक्टिव फॉर्म। उसके बाद आपका ग्राउंड्स ऑफ अपील, ग्राउंड्स ऑफ अपील का मतलब है ब्रीफ समरी ऑफ ऑब्जेक्शंस, कि आप किसके खिलाफ अपील पे जा रहे हैं, क्या मसला था, आप वो देखेंगे। जो आपको उसने ऑर्डर इशू किया था, आप उसको ऑर्डर की कॉपी लगवाएंगे। उसके अलावा जो चालान है वो जमा करवाएंगे। जो चालान होगा याद रखिएगा कि अगर आप अपील जा रहे हैं असेसमेंट के अगेंस्ट, जो असेसमेंट ऑर्डर पास किए गए थे, अगर उसके अगेंस्ट अपील दाखिल करनी है तो कंपनी 5,000 का चालान पे करेगी, इंडिविजुअल AOP जो है 2,500 का चालान पे करेंगे। ठीक है। उसके अलावा कोई अपील है तो कंपनी जो है वो 5,000 पे करेगी और इंडिविजुअल AOP जो है वो 1,000 रुपया पे कर रहे होंगे, ये प्रिस्क्राइब फ़ी है। ये आपने चालान पे करना है। अच्छा, जब आपको ये ऑर्डर इशू हुआ था तो आपको कहा गया था कि भाई ये टैक्स पे करो, तो आपने क्या करना है, आपने वो टैक्स पे करना है। आपने क्या करना है, वो टैक्स पे करना है। ये टैक्स को हम कहेंगे नोटिस ऑफ डिमांड, आप इसको डिमांड नोटिस भी कह सकते हैं। ये हमारा नोटिस ऑफ डिमांड जो है वो कहला रहा होगा कि ये टैक्स आपने पे करना है। उसके बाद अपील दाखिल होगी, आप टैक्स पे करेंगे, फिर क्या होगी, आपकी अपील जो है दाखिल होगी। अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपकी अपील दाखिल नहीं हो सकती।
तो ये आप चीज़ याद रखनी है। अब आप कहेंगे यार टैक्स पे करना है तो फ़ायदा अपील जाने का, तो हम क्या करें, टैक्स है बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल आपको नोटिस डिमांड मिला था 1 करोड़ का, या आपने टैक्स पे करना है 1 करोड़, तो आप याद रखिएगा आप इसका 10% पे करें। आप 10% पे करके क्या ले लेंगे, स्टे ले लेंगे। आप 10% पे करें और 10% पे करने के बाद आप उस टैक्स के ऊपर स्टे लें। स्टे लेके क्या कर दें, आप अपने अपील में चले जाएं कि भाई मैंने आपके खिलाफ क्या कर दी है, अब चले गए हैं अब अपील में। तो स्टे 10% पे करके आप ले सकते हैं और अब आप चले गए हैं अपील में। अब जब अब अपील में चले गए हैं तो अब आपका क्या होगा, प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा अपील का। जब अपील के प्रोसेस की बात आएगी, जब आपको अपील जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, तो कमिश्नर जो है वो डे ऑफ हियरिंग जो है फिक्स करेगा। कमिश्नर क्या करेगा, डे ऑफ हियरिंग जो है वो फिक्स करेगा। जैसे ही आपने चालान जमा करा दिया, डिमांड नोटिस जो है था वो पे करके 10% जमा करा दिया, स्टे ले लिया, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, फॉर्म ऑफ अपील, जो भी आपका अटर्नी था, जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव था, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर्म वगैरह, वो जमा करवाया। अब आपने कहाँ चले गए हैं, आपके सब सारा कुछ फिल हो गया। अब आप कहाँ चले गए हैं, अपील्स में चले गए हैं। अब जो कमिश्नर है उसने डे जो है वो फिक्स किया। डे फिक्स करने के बाद वो क्या करेगा, वो नोटिस इशू कर देगा जो भी कंसर्न कमिश्नर था जिसके खिलाफ आप गए हैं अपील में जो है वो गए हुए हैं, तो उस कंसर्न कमिश्नर के खिलाफ वो उसको क्या करेगा, नोटिस इशू कर देगा। और वो टाइम टू टाइम डेट्स भी चेंज करता जाएगा, हियरिंग जो है वो सुनता जाएगा, केस चलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा वो न्यू ग्राउंड्स ऑफ अपील भी दाखिल कर सकता है। अब न्यू ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या है कि आपको वो नए डॉक्यूमेंट्स लाने का कह सकता है। न्यू ग्राउंड्स ऑफ अपील कब दाखिल होंगे कि जब आपका केस ओरिजिनली गया था कमिश्नर के पास, उस वक्त वो डॉक्यूमेंट्स, वो ग्राउंड्स आपके पास अवेलेबल नहीं थे। फॉर एग्जांपल मैंने एक गाड़ी बेची हुई थी और गाड़ी बेची, मुझे गेन हुआ, कमिश्नर ने टैक्स लगा दिया। मैंने कहा भाई ये टैक्सेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसने कहा नहीं ये गाड़ी तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारे बैंक में पैसे नहीं आए हैं। उसने मेरे बैंक में देखा 50 लाख रुपये आया है, उसने मेरे पर टैक्स लगा दिया। मैंने कहा भाई ये मैंने गाड़ी बेची है। उसने कहा भाई सबूत दो गाड़ी बेची है। अब मैंने गाड़ी बेची तो मुझे गाड़ी की फाइल नहीं मिल रही थी, तो उसने कर करा के मुझे नोटिस ठोक दिया। मैंने कहा ठीक है, ऐसी की तैसी मैंने भी फाइल ढूंढने पे लगा दिया। ढूंढने मुझे तकरीबन तकरीबन 40 दिन लग गए। अब मुझे उस नोटिस भी आ गया, वो जो मेरे बैंक में 50 लाख रुपए आया था उन्होंने 50 लाख रुपये टैक्स भी डाल दिया। मैंने अपील दाखिल कर दी। जब मैंने अपील दाखिल कर दी, अपील दाखिल करने के बाद मैंने कहा सर ये अपील इसलिए है बिकॉज मेरे बैंक में 50 लाख रुपए आया है, 50 लाख रुपये गाड़ी बेचने की वजह से आया है, क्योंकि गाड़ी बेचता है थोड़ा टैक्सेबल, तो इन्होंने मेरे पर टैक्स लगा दिया है। तो उसने कहा जी मैंने कुछ नए ग्राउंड्स जो हैं वो अवेलेबल करना चाहता हूँ। ये देखिए जी मेरे गाड़ी का एफिडेविट है, ये मेरा स्टाम्प पेपर है, ये फाइल है। अब ये स्टाम्प पेपर फाइल जो है ये एट दैट टाइम अवेलेबल नहीं थी, गुमी हुई थी, वो अवेलेबल नहीं थी, वो गुमी हुई थी, मौजूद नहीं थी। लेकिन मैंने 1 माह में ढूंढ के अब मैं जा रहा हूँ, तो अब मैंने वो ग्राउंड्स लिए हैं जो उस टाइम अवेलेबल नहीं थे ड्यू टू सम डिफ़िकल्टीज़। तो ये न्यू ग्राउंड्स जो हैं वो अवेलेबल, वो जो है वो लिए जा सकते हैं बिकॉज अब मेरे पास न्यू ग्राउंड्स जो हैं वो अवेलेबल है। एट दैट टाइम उनको अवेलेबल करना मुश्किल नहीं थे। तो कमिश्नर जो है वो डिस्पोजिंग ऑफ एनी अपील, किसी भी अपील का फैसला देने से पहले क्या करेगा, वो आपको बुलाएगा, सुनेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ जो है वो क्या कर सकता है, वो मांग सकता है। वो आपको न्यू डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का भी कह सकता है कि आए जमा करवाएं, आप उन्हें जमा करवा रहे होंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो कमिश्नर क्या कर सकता है, आपको प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा ये स्टे पे याद रखिएगा, ये जो आपको स्टे है ना, ये जो 10% का स्टे मिलेगा, ये 10% का स्टे आपको 30 डेज के लिए मिलेगा और ये एक्सटेंशन जो है वो फर्दर भी दी जा सकती है आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड। और जब अपील्स का आपका चला रहेगा प्रोसीजर, तो 120 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है, वो कमिश्नर ने फैसला करना है। तो जिस दिन आपने अपील दाखिल की उसके बाद 120 दिन के अंदर अंदर फैसला होना है। और अगर 120 दिन के अंदर फैसला नहीं हो रहा तो इसकी जो रीज़न ऑफ एक्सटेंशन है वो इन राइटिंग क्या करनी पड़ेगी, जमा करवानी पड़ेगी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके रीज़न इन राइटिंग जो है वो क्या करनी पड़ेगी, आपको जमा करवानी पड़ेगी कि भाईजान ये रीज़न्स हैं, इसलिए हम इसका टाइमली बेसिस के ऊपर जो है वो फैसला डिसीजन नहीं कर पाए थे। तो ये है। अच्छा 120 दिन में एक्सटेंशन जो है वो 60 दिन की होती है। तो 120 दिन में फैसला करना है, अगर 120 दिन में ना हो पाया तो 60 दिन की फर्दर एक्सटेंशन जो है वो हो जाएगी। ठीक है जी। तो डैट वॉज अपील। अब आपने इसको बुक से रीड करना है। अब मैंने अभी चूँकि कहा था मैंने आपको शो करनी है समरी। सर दिस इज समरी जो आपके सामने यहाँ पे मौजूद होगी। अब
बताया था आपको कि यार ये इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं कि सर्कमस्टांसेस समराइज, फॉरम समराइज, टाइप्स ऑफ डिसीजन जो है समराइज हैं। अब अपील टू कमिश्नर प्रॉपर समराइज में है, टाइम लिमिट क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, कंडीशन क्या है, प्रोसीजर सारा मैंने आपको बता दिया। स्टे का जो है 30 डेज़ का होगा, 120 दिन में डिसीजन होगा, 60 दिन की एक्सटेंशन है। और जब आपकी हेयरिंग एडजर्न रहेगी, पोस्टपोन रहेगी, वो डेज बीच में नहीं आएंगे। तो सिर्फ ये समरी, इफ़ यू रीड दिस समरी देन इट विल बी ओके फॉर यू। अब हम चलते हैं आगे। अब आ गया आपके पास कमिश्नर इन अपील्स। अब कमिश्नर इन अपील्स के बाद जो बंदा आएगा ना हमारा, वो होगा आपका कमिश्नर इन अपील्स के बाद आप जाएंगे एटीआर में, जो आपका ट्राइब्यूनल है, आपका अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है, आप उसके पास जा रहे होंगे। अब ये जो ट्राइब्यूनल है ना, इसके पास दोनों बंदे जा सकते हैं। इसके पास जो टैक्स पेयर है वो भी जा सकता है, इसके पास जो डिपार्टमेंट है वो भी जा सकता है। बिकॉज कमिश्नर इन अपील्स ने फैसला दे दिया। अगर वो फैसला टैक्स पेयर के हक में आया वो तो नहीं जाएगा। अगर वो इसके हक में फैसला है, इसके मुखालफ है, तो मतलब ये इसके लिए हीरो है, इसके लिए विलन है। तो एवरी विलन इज अ हीरो इन समवन स्टोरी, एवरी हीरो इज अ विलन इन समवन एल्स स्टोरी। तो ये एक रियलिटी है। तो अगर डिपार्टमेंट के खिलाफ फैसला आया तो डिपार्टमेंट भी अपने फैसले के खिलाफ कहाँ चला जाएगा, अपील में चला जाएगा। लेकिन डिपार्टमेंट अगर जाएगा तो इनको चलान फ़ी वगैरह सबमिट करवानी नहीं पड़ती। लेकिन अगर टैक्स पेयर के खिलाफ फैसला आया तो ये जाएगा और इनको भी चलान फ़ी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, जमा करवानी पड़ेगी। चीज़ याद रखना है आपने। तो अब इसके लिए अगर आप चले गए हैं टुवर्ड्स ट्राइब्यूनल, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो जब आपको कमिश्नर इन अपील्स का नोटिस आ जाएगा, जब आपको कमिश्नर इन अपील्स का नोटिस आ जाएगा, तो कमिश्नर इन अपील्स का नोटिस मिलने के बाद विद इन 60 डेज आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी अपील दाखिल कर सकते हैं विद इन 60 डेज में। कंपनी की फ़ी ट्राइब्यूनल के पास 5,000 है, उसके अलावा हर बंदे की 2500 है। अगर टैक्स डिपार्टमेंट गया है तो उसको कोई किसी किस्म की फ़ी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपकी अपील होनी चाहिए, ग्राउंड्स ऑफ अपील होने चाहिए, कॉपी ऑफ डिसीजन ऑर्डर, ये जो आपको ऑर्डर आया होगा, कमिश्नर इन अपील्स ने ऑर्डर दिया, इसके ऑर्डर की जो कॉपी है वो भी आपने क्या करनी है, वो सबमिट करवानी है। और पेमेंट ऑफ प्रूफ वही 10% जो है आप और पे करें, आप क्या कर सकते हैं, आप उसको जमा करवा सकते हैं। तो सेम वही है, सेम जो आपने उसका पढ़ा है कमिश्नर इन अपील्स का, ऑलमोस्ट वही आपके यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी भी, कि आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है वो भी आप जमा कराएंगे। अब ये आपका ट्राइब्यूनल बनेगा तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, ट्राइब्यूनल तब तक कार्रवाई शुरू नहीं करेगा जब तक आप ड्यू टैक्स पे नहीं करेंगे। तो आपने अपना ड्यू टैक्स जो है वो क्या करना है, पे करना है। और 10% लो, 10% टैक्स पे करो, आप उसका स्टे ले लो, 30 डेज का स्टे मिलेगा। अब आप अपना अपील जो है वो खेलो। और इसका जो टाइम लिमिट है अपील का वो 6 मंथ है। 6 मंथ्स का मतलब है 180 डेज़। आप यहाँ पे 180 डेज़ लिखिएगा। 180 डेज़ में ट्राइब्यूनल ने जो है वो फैसला करना है। एक्सटेंशन मिल सकती है बट उसकी ऑन ग्राउंड रीजंस जो है वो क्या करनी है, वो आपने देनी होगी। ठीक है। और अच्छा जो स्टे होगा ना यहाँ पर टैक्स डिमांड का, जो आपका टैक्स डिमांड का स्टे होगा इसमें, वो 180 डेज़ है। इसमें जो टैक्स डिमांड का स्टे था वो 30 डेज़ था। इसमें जो टैक्स डिमांड का स्टे है वो 180 डेज़ है। और 6 मंथ्स में क्या करना है, उसने फैसला करना होगा। अब जो ट्राइब्यूनल होगा तो ट्राइब्यूनल की कंपोजिशन क्या है, दिस कंपोजिशन इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो ट्राइब्यूनल की कंपोजिशन है, दिस कंपोजिशन इटसेल्फ इज अ सेपरेटली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको 3 नंबर का 4 नंबर का सवाल मिल सकता है। और ये स्टे वाला 180 डेज़ का ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है, आपको ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। 60 डेज़ की विंडो जो है ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकती है। अच्छा, अब ये जो ट्राइब्यूनल बनेगा इसमें कौन होगा, इसमें एक आपका होगा चेयरपर्सन और बाकी दूसरे होंगे अदर जुडिशल एंड अकाउंटेंट मेंबर होंगे। कौन होगा, एक आपका होगा चेयरपर्सन, आपके पास इसमें होंगे जुडिशल मेंबर, आपके पास इसमें होंगे अकाउंटेंट मेंबर। चेयरपर्सन, जुडिशल मेंबर और अकाउंटेंट मेंबर्स जो हैं वो होंगे। रिमेंबर, जो आपके जुडिशल मेंबर हैं, जो अदालती मेंबर है, उसका क्राइटेरिया क्या है
कि हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब वो हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, या वो हाई कोर्ट का वकील है जिसका 10 साल का तजर्बा हो और जो क्वालिफिकेशन है वो उसके पास हो। तो ये दो याद रखना, 10 साल का तजर्बा अगर वकील है या हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो तो ये बंदा होगा जुडिशल मेंबर। और अकाउंटेंट मेंबर के लिए क्या है कि वो या तो इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बंदा भी हो सकता है, ये बंदा होगा तो ये चीफ कमिश्नर के रैंक का बंदा होगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो हैं अगर उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब जो एफ होंगे, जो एफ होंगे, जो एफ होंगे वो इसमें आ सकते हैं, या कोई भी कमिश्नर इन अपील्स जिसका 3 साल का तजर्बा होगा वो भी इसमें आ सकता है। अच्छा, जो चेयरमैन होगा वो हमेशा जुडिशल मेंबर होगा, ये याद रखना आपने। ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, चेयरमैन हमेशा कौन बनेगा, जुडिशल मेंबर बनेगा। अकाउंटेंट मेंबर के लिए कोई भी बंदा हो सकता है। तो इसका भी प्रोसीजर जो है वो सेम है जो हमने वहाँ पे डिस्कस आउट किया। इसमें सिर्फ इसके ट्राइब्यूनल की कंपोजिशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर पेपर में आपको सवाल आता है और ये सवाल अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपील के चैप्टर में से है, डेट इज कंपोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल। तो आपने क्या बताना है, कौन कौन शामिल होगा, चेयरपर्सन होगा और जुडिशल एंड अकाउंटेंट मेंबर्स होंगे जो प्राइम मिनिस्टर जो है प्रिस्क्राइब रूल के मुताबिक क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। जुडिशल मेंबर्स के क्या क्राइटेरिया होगा कि वॉज अ फॉर्मर जज ऑफ अ हाई कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट जज, या एडवोकेट जिसका 10 साल का तजर्बा है वो कौन बंदा कौन बन सकता है, दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ जुडिशियल मेंबर। और जो अकाउंटेंट मेंबर के तौर पे कौन हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का बंदा जिसका 10 साल का तजर्बा हो, या जो आपका चीफ कमिश्नर का रैंक का बंदा हो, या आपका कमिश्नर इन अपील जिसका 3 साल का तजर्बा हो, ये बंदा एज अ अकाउंटेंट के तौर पर अपॉइंट हो सकता है। जो चेयरपर्सन होगा वो मोस्टली जो है वो आपके जुडिशियल मेंबर ही होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद ये दो सवाल आपके बड़े इंपॉर्टेंट थे, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनमें से चीज़ें आपके पास आएंगी। ये हाई कोर्ट है। अब ये जो हाई कोर्ट है ना, बेसिकली दैट इज़ रीड ओनली, इसको आपने याद नहीं रखना। ये आपने हाई कोर्ट जो है इसमें से सवाल नहीं आएगा, इसको आपको याद नहीं करना। ये अब आप इसको यहाँ पे बस स्लाइड पढ़ लीजिएगा, डैट इज़ इनफ फॉर यू। इसको याद करने की कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। अब हाई कोर्ट में अपील पे कौन जा सकता है, टैक्स पेयर भी जा सकता है और डिपार्टमेंट भी जा सकता है। हम हाई कोर्ट पे अपील कब लेके जाएंगे, जब हमारा क्वेश्चन ऑफ जो लॉ है राइज होगा कि भाई ये लॉ की इंटरप्रिटेशन का मसला है कि लॉ हमें क्या कहता है क्या नहीं कहता है। फॉर एग्जांपल जो आपके वेस्ट मटेरियल हैं, क्या आप वेस्ट मटेरियल के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके ऊपर लॉ क्या कहता है वो हमने यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए आप रेफरेंस जो है वो फाइल करेंगे, और रेफरेंस जो है वो 90 डेज़ में क्या करना है, फाइल करना है, और इसकी फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ होगी, टैक्स डिपार्टमेंट जो है दे रहा होगा। अब जो बेंच होगा जो सुनेगा रेफरेंस, उसमें जो जजेस होंगे हाई कोर्ट के वो 2 जजेस होंगे। पहले ये आपका जो रेफरेंस आएगा उसको देखेंगे, सेटिस्फाई करेंगे कि अगर इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज होता भी है कि नहीं। अगर इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हो रहा है तो प्रोसीडिंग चलेगी, अगर नहीं हो रहा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म जो है वो हो जाएगा। रिमेंबर, अगर ये था 90 डेज़ की विंडो, किसके लिए है, डिपार्टमेंट के लिए 100 रुपया पे करेंगे। और अगर टैक्स पेयर ने रेफरेंस दिया है हाई कोर्ट को तो उसके लिए क्या है कि जो ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया होगा उसके मुताबिक टैक्स जो है वो पे करे, वही 10% पे करेगा और क्या ले लेगा, वो स्टे ले लेगा। और स्टे जो है वो हाई कोर्ट इसको 6 मंथ्स तक का स्टे जो है वो दे सकता है। अब हाई कोर्ट का अगर फैसला आ जाए, हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो वो टैक्स रिफंड भी कर सकता है, टैक्स कम भी कर सकता है। तो हाई कोर्ट ने अगर उसका टैक्स डिमांड रिड्यूस कर दिया या उसका टैक्स पेड जो है वो रिफंडेबल हो गया, ये डैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन हाई कोर्ट जजमेंट। और कमिश्नर जो है वो रिफ़ंड को फिर इनिशिएट करवा सकता है कि ठीक है जी हम आपको रिफ़ंड जो है वो दे सकते हैं, और वो रिफ़ंड को पोस्टपोन भी करवा सकता है और डिले भी हो सकता है। वो रिफ़ंड डिले तब होगा जब कमिश्नर जो है वो हाई कोर्ट के अगेंस्ट कहाँ जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में अगर केस दाखिल कर दे। अगर विद इन 30 डेज ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर वो सुप्रीम कोर्ट में क्या करता है, वो केस दाखिल कर देता है, तो वो अपना रिफंड जो है वो रोक सकता है। इवन
हाई कोर्ट जो है वो कमिश्नर को ऑर्डर दे देगा कि भाई तुम चले जाओ, जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा आपने रिफंड प्रोसेस नहीं करना। तो ये सारा जो आपका बनता है हाई कोर्ट का प्रोसीजर बनता है, जिसको आपने क्या करना होता है, देखना होता है। उसके बाद है आपके पास एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। मैं आपको ज़रा वापस यहाँ पे लेके जाता हूँ। सर देखें, ये छोटा फोरम, बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये एक कनेक्टेड लीगल प्रोसेस चल रहा है। ये एडीआर ना साइड पे 4 कुर्सियाँ लगा के हम क्या कर रहे हैं, हम सालसी जो है वो करवा रहे हैं कि बारों बार जो है वो हम क्या करते हैं, हम अपना केस जो है वो सेटल करने की बात करते हैं। क्या करते हैं, बारों बार हम अपना केस सेटल करते हैं, कहते हैं यार क्या इन रोलों में पढ़ना है, अपील्स में जाएंगे, ये मैटर वो मैटर, आ जाओ बाहर बैठते हैं, केस हल करते हैं। इसको हम कहते हैं एडीआरसी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। क्या कहते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एडीआर जो है ये लीगल फोरम है कि आप जो भी एग्रीव पर्सन है आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसके गमों का मुदावा करने के लिए, उसके सॉल्यूशंस के लिए आप क्या करते हैं, आपने अपना एडीआर जो है वो बनाया होता है। अब एडीआरसी में कौन कौन से केसेस जा सकते हैं, रिमेंबर हर बंदा मुंह उठा के एडीआरसी में नहीं जाएगा, वो लोग जाएंगे जो इसमें फॉल कर रहे हैं। क्या कि आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 50 मिलियन से ज़्यादा है, या आपका जो रिफ़ंड है, आपका रिफ़ंड का इशू है, या डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो है वो आप माफ़ करवाना चाहते हैं, या पेनल्टी माफ़ करवाना चाहते हैं, इस तरह के अगर मसले मसाइल हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आप एडीआरसी में जो है वो जा रहे होंगे। क्या करेंगे, आप एडीआरसी में जाएंगे और कहेंगे जी मुझे मेरा केस है, और तो आप मेरा केस जो है वो एडीआरसी में क्या करें, रेफ़र कर दें। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, आप जाके आप एफबीआर को एप्लीकेशन देंगे। क्या करेंगे, आप जाके एफबीआर जो होगा उसको एप्लीकेशन देंगे कि जी मेरे लिए कमेटी जो है वो बना दी जाए, तो मैं अपना मसला जो है वो क्या करना चाहता हूँ, एडीआरसी में जाना चाहता हूँ। एफबीआर आपके केस का रिव्यू करेगा, अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी वो एडीआरसी में नहीं जाएंगी, उसके अलावा जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसके लिए वो क्या कर लेगा, वो एडीआरसी जो है वो बना देगा। तो ये करेगा एफबीआर ने 15 डेज़ में। एफबीआर ने क्या करना होगा, 15 डेज़ में एप्लीकेशन आपकी एग्जामिन करनी है और उसने एडीआरसी कमेटी जो है वो फाइंड आउट कर देनी है, उससे फॉर्म कर देनी है। ये जो एडीआरसी है ना, इस एडीआरसी कंपोजिशन कि कौन कौन इस एडीआरसी के मेंबर होंगे जिसके खिलाफ आपका केस चलेगा। अच्छा मैंने आई गेस ट्राइब्यूनल में बोल दिया था कि चेयरपर्सन जो है वो जुडिशल मेंबर होगा, आई वॉज रॉन्ग एट दैट टाइम। वो इसमें चेयरपर्सन जो है वो कौन होगा, जुडिशल मेंबर होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पर चेयरपर्सन जो भी एज पर रूल्स डिसाइड होगा। अच्छा जी, इसमें चेयरपर्सन कौन होगा और दूसरे मेंबर्स कौन से होंगे, रिमेंबर याद रखिएगा। इसमें जो एडीआरसी होगा उसमें रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, या हाई कोर्ट का जज होगा, जो एफबीआर ने जो पैनल दिया होगा उससे नॉमिनेट किया जाएगा। और ये जो जज साहब होंगे ये बंदे कौन होंगे, रिटायर्ड जज जो हैं वो चेयरपर्सन होंगे। हमारे मुल्क में रिटायरमेंट के बाद भी आपकी नौकरी चलती रहती है। उसके बाद जो चीफ कमिश्नर होगा वो भी इसका मेंबर होगा। कौन, एक जज आ गया, दूसरा कौन आ गया, चीफ कमिश्नर आ गया। और ये बंदा जो है अदालती है, ये बंदा जो है ये डिपार्टमेंट का है। एक वो मेंबर होगा जिसको टैक्स पेयर नॉमिनी करेगा, मेरे एंड से आएगा। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं जिनका 10 साल का तजर्बा हो, कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हो सकते हैं इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, कोई रिप्यूटेबल बिजनेसमैन जो हैं वो भी हो सकते हैं। तो 3 लोग हैं, चेयरपर्सन, अदालती, मेंबर डिपार्टमेंट का, और ये बंदा वो है जो हमारे एंड से आया है। तो ये याद रखिएगा कि एडीआरसी की कंपोजिशन इटसेल्फ जो है एक सेपरेट इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो पेपर में अगर आपको आएगा ना कि एडीआरसी के कंपोजिशन क्या होगी, तो याद रखिएगा रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट और अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और ये चेयरपर्सन भी होगा। उसके अलावा चीफ कमिश्नर होगा जो इसका मेंबर बनेगा। उसके अलावा वो मेंबर जिसको टैक्स पेयर नॉमिनी करेगा। अब वो कौन कौन हो सकता है, ये रिप्यूटेबल बिजनेसमैन हो सकता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, कोई रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो 21 किलो से अबव का होगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग या एडवोकेट्स जिसका मिनिमम 10 साल का तजर्बा होगा। तो ये किसका मेंबर बनेंगे, एडीआरसी के मेंबर बनेंगे। इसका चेयरपर्सन कौन होगा, वो जुडिशियल पर्सन मेंबर जो है वो कौन होगा, इसका चेयरपर्सन कंसिडर हो रहा होगा।
उसके बाद है आपने देखना है कि भाईजान अब आपने जब आप चले गए हैं एडीआरसी में, तो सबसे पहले आपकी टैक्स रिकवरी जो है वो रोक दी जाएगी। ठीक है, आपका जो टैक्स रिकवरी थी वो रोक दी जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जाएंगे, आप अपना स्टे जो है वो ले लेंगे। तो जितनी भी रिकवरी ऑफ टैक्स थी, जो जिसका फटा गया है, उसके ऊपर स्टे है जब तक आपका एडीआरसी का फाइनल फैसला नहीं आएगा, या जब तक डिसॉल्व नहीं होता। बिकॉज एडीआरसी ने दो काम है, एडीआरसी काम करेगा या एडीआरसी डिसॉल्व हो जाएगा। अगर एडीआरसी का फैसला आ जाता है और एडीआरसी का फैसला नहीं आता, डिसॉल्व हो जाता है, तब तक आपने टैक्स जो है वो कोई पे नहीं करना, आपकी रिकवरी जो है वो क्या रहेगी, पोज रहेगी। अब मोड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स क्या है एडीआरसी में, किस तरह से आपका मैटर जो है वो चलेगा। रिमेंबर, जो कमेटी आपकी बनी है, इसने बाय वोट ऑफ मेजोरिटी 45 डेज से 60 डेज में क्या करना है, फैसला करना है। मतलब 45 डेज में आपने फैसला करना है, और आपको एक्सटेंशन जो है 15 डेज तक की मिलेगी अगर 60 दिन टोटल बनते हैं। अगर 60 दिन में फैसला ना आया तो एडीआरसी डिसॉल्व हो जाएगा, आपका केस ख़त्म। वो जिस जगह पे लगा हुआ था अपील में, वो वापस जाएगा, और वहाँ सारी आपकी जो सिनेरियोज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि ये जो एडीआरसी है, जिस सारी इंक्वायरी, सारा कुछ ऑडिट एविडेंस लेने हैं, एक्सपर्ट रिव्यूज़ लेने हैं, फाइंडिंग, सारा कुछ जो आपने करना है वो क्या करना है, आपने 45 डेज़ में करना है, और 15 डेज़ की एक्सटेंशन मिल सकती है। फिर रिमेंबर, इस एडीआरसी के फैसले को आप किसी दूसरे तीसरे केस में एज अ प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। और ये फैसला होना है बाय मेजोरिटी। अगर एडीआरसी ने डिसाइड कर लिया और बाय मेजोरिटी फैसला आ गया, और टैक्स पेयर जो है वो उसको मान गया, और ठीक है, जब टैक्स पेयर उस फैसले को मान लिया, उसके अगेंस्ट जो भी अपील दाखिल की हुई थी वो अपील को वापस ले लेगा, और वो जो फैसला उसको आया होगा उसको मान लेगा। अब अपील वापस जो लेनी है वो 60 दिन। फॉर एग्जांपल, मेरे खिलाफ फैसला दिया कमिश्नर इनलैंड कमिश्नर इन अपील्स ने, मैंने उसके अगेंस्ट जो है अपील दाखिल कर दी हुई थी, और मैं क्या ट्राइब्यूनल चला गया था, मैं ट्राइब्यूनल भी गया हुआ था, मैंने चला गया एडीआरसी में भी। अब ट्राइब्यूनल में गया तो मेरा एडीआरसी में चला गया, तो मैंने वहाँ पे स्टे लिया हुआ था कि भाई मैं एडीआरसी में चला गया। अब एडीआरसी का फैसला आया, फैसला आने के बाद मैंने उसको मान लिया, तो मैं जाकर इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई मैंने अपना वहाँ से केस विड्रॉ कर लिया है अपील्स वाला, और मैं आपका फ़ैसला मान रहा हूँ। तो विद इन 60 डेज़ मैंने क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। अगर ये मैंने अपील विड्रॉ ना की, तो एडीआरसी का फ़ैसला जो है वो क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। और अगर एडीआरसी अपना केस डिसाइड नहीं कर पाएंगी तो एडीआरसी डिसॉल्व हो जाएगी। जब एडीआरसी डिसॉल्व हो जाएगी तो सारा खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आने, और फिर आपके अगेंस्ट जो है सारा कुछ उसी फॉरम पे जहाँ पे आपकी अपील दाखिल थी, वो सारा कुछ जो है वो क्या करेगा, वो चल रहा होगा। तो एफबीआर ने, अगर एडीआरसी डिसॉल्व हो गई, अगर उसका फैसला ना आ सका, तो जो भी रेलिवेंट एपेलेट अथॉरिटी होगी, चाहे वो ट्राइब्यूनल है, चाहे वो कोर्ट ऑफ लॉ है, उसको 6 माह के अंदर अंदर उसने क्या करना है, डिसॉल्वेशन ऑर्डर जो है वो इशू करना है। सर जी साड़ी जी है वो की हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, असी हल नहीं कर सके, ਵੱਡਾ चोर है गया, तो जाओ तुम साइड से इनू फड़ लो, लम्बिया पा लो, तो वो खुद ही कह देंगे आपको। अब देखिएगा, इसके ऊपर आइएगा, तो भाई ये समरी है आपकी। देखें, ये अपील्स टू ट्राइब्यूनल, टाइम लिमिट क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, प्रोसीजर्स कौन से हैं, रेफरेंस एडीआरसी। अभी एडीआरसी का स्कोप क्या है बता दिया भाई, ये इसका स्कोप है। टैक्स इधर 50 है, सॉरी इसको 100 है, ये 50 कर लीजिएगा। रिफंड की एडमिसिबिलिटी है, एप्लीकेशन कहाँ देनी है, चेयरपर्सन कौन होगा, चीफ कमिश्नर है, टैक्स पेयर कौन नॉमिनेट करेगा, डिमांड का और डे, सारा कुछ जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इतना बहुत है। तो ये समरी जो है गालिबन 3 सफ़ों की समरी है, 3 सफ़े आप ज़िंदगी में याद कर सकते हैं। एटलीस्ट सीए कर रहे हैं, कोई एफ ए बी ए तो कर नहीं रहे। उसके बाद है आपके पास टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, मतलब आपके अपील्स के ऑर्डर आ गए हैं। अब जब आपको अपील्स जहाँ पर दाखिल की थी उनके ऑर्डर अगर आपको मिल चुके हुए हैं, तो अब हमने कब तक इन ऑर्डर्स को अकाउंट फॉर करवाना है, कब तक हमने इन पे अमल करना है। ये रीड ओनली है, लेकिन फिर भी इसके टाइमलाइंस जो हैं वो देख लीजिएगा। रिमेंबर, अगर आपने अपील दाखिल की थी, अब ये जो भी अपीलेट अथॉरिटी थी, ट्राइब्यूनल था, कमीशन अपील्स था, हाई कोर्ट था, उसके ऑर्डर आ गए, फैसला आ गया। अगर उसके फैसले में टैक्स पेयर को डायरेक्ट रिलीफ जो है वो इशू दे दिया गया है, उसको रिलीफ दिया गया है टैक्स पेयर को, तो जब ऑर्डर आएगा उस अथॉरिटी का, तो 2 महीने में कमिश्नर ने
वो उसका ऑर्डर सर्व कर देना कि ठीक है जी हमने आपको अपील दी थी। फॉर एग्जांपल उसका कहा ऑर्डर आ गया हाई कोर्ट का कि जी इस बंदे का 50 करोड़ का टैक्स वापस कर दिया जाए, तो 2 महीने में आपने क्या करना है उसको देना। फॉर एग्जांपल उसका ऑर्डर आ गया कि इसका टैक्स ईयर चेंज, इसका मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है चेंज कर दिया जाए, तो 2 महीने में आपने उसको डायरेक्ट रिलीफ दिया गया है, आप 2 महीने में उसको क्या करेंगे, आपने कमिश्नर ने उसका ये ऑर्डर इशू कर देना है। या उसके अलावा कोई ऐसा असेसमेंट ऑर्डर आया जिसमें आपकी असेसमेंट को होली या पार्टली ख़त्म कर दिया गया, रिलीफ नहीं, मतलब जो उसके अगेंस्ट असेसमेंट थी वो मुका दी गई है, तो इसमें तो क्या है, जिस साल ऑर्डर आएगा उसके 1 साल के अंदर अंदर कमिश्नर ने असेसमेंट जो है वो ऑर्डर को सर्व करना है। ऑर्डर सर्व करने का मतलब क्या है कि जो अदालत ने हुक्म दिया उसको अमल करना है, तो यहाँ पे होगा 1 साल। और अगर इनके अलावा कोई दूसरा होगा, कोई भी दूसरा तीसरा ऑर्डर जो है, या डायरेक्ट रिलीफ नहीं है या सस्पेंड ऑर्डर थर्ड में कोई और फैसला आया है, तो वो 2 साल का टाइम पीरियड जो होगा वो इसमें आएगा। अब ये है फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स ईयर। फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर के हक में फैसला दिया 1 अक्टूबर 2026। अभी टैक्स ईयर ख़त्म होगा आपका जाके 30 जून 2027। इस टैक्स ईयर में ऑर्डर आया, इस टैक्स ईयर के एंड होने के बाद 1 साल में कमिश्नर ने क्या करना है, उसके ऊपर अमल दाखिल जो है वो करवाना होगा। ठीक है, अगर कोई आपका ऑर्डर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो हम रीस्टार्ट करेंगे, सिर्फ इसी तरह से कि अभी हम बिल्कुल नया केस लेके चल रहे हैं और टैक्स पेयर को रीफाइलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर था, वो सेटिस्फाइड हो गया, केस वापस आ गया, अब केस चलेगा बिल्कुल नए सिरे से और टैक्स पेयर को नए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बाद है बर्डन ऑफ प्रूफ के भाई किसके ऊपर सारा बर्डन है। तो रिमेंबर, जो अपील है या जो अपील का सारा प्रोसेस होगा, जो टैक्स पेयर है, बर्डन सारा टैक्स पेयर के ऊपर ही होता है। ये सारा बर्डन जिसके ऊपर है, टैक्स पेयर के ऊपर है। ये टैक्स पेयर ने साबित करना है कि मेरे खिलाफ ज़्यादती हुई है, या ये रिफंड्स मेरे नहीं दिए जा रहे हैं, या मेरे साथ डिपार्टमेंट जो है सही परफॉर्म नहीं कर रहा। ये सारा किसके ऊपर है, ये टैक्स पेयर के ऊपर जो है वो उसने साबित करना है कि ये फैसला गलत है, या असेसमेंट ऑर्डर मुझे गलत सबक साबित सर्व किया जा रहा है। ये सारा फैसला कौन करेगा, ये सारे का सारा फैसला जो है वो ये सारा का सारा बर्डन जो है वो किसके ऊपर आएगा, वो टैक्स पेयर के ऊपर आ रहा होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन टैक्स पेयर। तो सर इसके साथ जो है वो हमारा अपील्स जो है वो ख़त्म होता है। चैप्टर इज़ ईजी नॉट डिफ़िकल्ट। अब इसमें जो आपने याद रखना है, इसमें आपने इस समरी से सिर्फ आ जाइएगा। ये समरी 3 सफ़ों की है, इसको आप कोई 2 से 3 दिन रीड आउट कर लो ना, आपके लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। ये टेबल भी बना हुआ है समरी का, प्रॉपर समराइज प्रोसेस लिखा हुआ है। यू जस्ट नीड टू रीड दिस समरी। तो अपील्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 3 पेजेस की समरी आप घोल के पी लीजिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको समरी जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप्स में भी शेयर होगी। ये समरी सिर्फ हर एक चीज़ का शॉर्ट है कि सर्कमस्टांसिस कब होंगे, फॉर्म ऑफ अपील्स क्या होंगे, कौन कौन से फैसले आ सकते हैं, अपील्स टू कमीशन का पूरा प्रोसेस क्या है, टाइम लिमिट, डॉक्यूमेंट्स, कंडीशन, प्रोसीजर, अपील्स टू ट्राइब्यूनल का टाइम लिमिट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ट्राइब्यूनल की कंपोजिशन क्या है, जुडिशल मेंबर अकाउंट नंबर कौन कौन से होंगे, हाई कोर्ट का रेफरेंस कब जाना है, एडीआर का पूरा प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन, कंपोजिशन ऑफ एडीआरसी। इस पूरे चैप्टर में ये कंपोजिशन ऑफ एडीआरसी बड़ी इंपॉर्टेंट है और कंपोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा असेसमेंट का ये टेबल और बर्डन ऑफ प्रूफ। तो भाई ये 3 पेजेस की समरी है, अगर ये 3 पेज की समरी तुम याद कर लोगे, तुम्हारा इसमें से 1 नंबर भी लॉस नहीं होगा। तुम्हारा पेपर जो है इस एस्पेक्ट से, अगर इस एरिया से नंबर आए, तुम्हारे पूरे के पूरे मार्क्स जो हैं। तो चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या होता है, एंड होता है।